सभी साथियों को राम राम। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। संविधान की विकास प्रक्रिया के अंतर्गत माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या है? ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाई गई थी, जो कि भारत का विभाजन करने के लिए यह योजना प्रस्तुत की गई कि किस प्रकार से भारत का विभाजन किया जाए। भारत का विभाजन करने के लिए यह योजना आई। कब आई? 22 मार्च 1947 को। 22 मार्च 1947 को यह योजना लाई गई। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की थी। क्या घोषणा की? कि भारतीयों की सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। सत्ता हस्तांतरित करने के लिए यह योजना लाई गई थी। सत्ता हस्तांतरित करने के लिए यह योजना लाई गई थी। कब लाई गई? 22 मार्च 1947 को। उद्देश्य सत्ता हस्तांतरित करने हेतु। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंटबेटन योजना सन पूछ लेंगे 1947। कब आई? 22 मार्च 1947। घोषणा कब हुई? 3 जून 1947। क्या घोषणा हुई थी? कि भारत और पाकिस्तान दो संप्रभुत्व राष्ट्र बनाए जाएंगे। कौन से राष्ट्र बनाए जाएंगे? डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे। डोमिनियन स्टेट से तात्पर्य क्या है? वह स्टेट्स, वह राज्य जिसकी जिसकी सरकार जनता चलाएगी, लेकिन जो कानून बनाने का कार्य है वो ब्रिटिश सरकार करेगी। लंदन में बैठे बैठे वो लोग इस काम को करेंगे। केवल बस आपका तो नाम चलेगा कि हाँ सरकार कौन चला रहा है, वाकई में ओरिजिनलिटी में सरकार तो और कोई चलाएगा। भारत पाकिस्तान संप्रभुत्व राष्ट्र बनाए जाएंगे, डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे। कौन से स्टेट बनाए जाने की बात हुई है? डोमिनियन स्टेट की। वायसराय पद समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद सृजित होंगे। वायसराय का पद समाप्त। वायसराय का पद कब दिया गया था? वायसराय का पद दिया गया था 1858 में। कब दिया गया था? 1858 में वायसराय का पद दिया गया था। इस पद को वापस पुनः समाप्त कर दिया और नया पद दे दिया गवर्नर जनरल का। भारत का स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी प्रथम गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था? 4 जुलाई 1947 को लाया गया था। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। क्या था ये स्वतंत्रता विधेयक? कि भारतीयों की सत्ता भारतीयों को सौंपी जाएगी और कानून बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार कानून बनाएगी। जब तक भारतीय लोग अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नियम ही प्रभावी रहेंगे और भारतीयों की सत्ता भारतीयों को सौंपी जाएगी। ये इसमें कहा गया था। 18 जुलाई 1947 को ये पारित हुआ माउंटबेटन योजना। 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन राष्ट्र बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन राष्ट्र बनाया गया। इससे पहले 14 अगस्त को, कब? 14 अगस्त को पाकिस्तान को डोमिनियन राष्ट्र बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ये फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, केवल थ्योरी है। 3 जून 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। इसके सदस्यों की संख्या 389 से घट करके 324 रख दी गई। पहले 389 रखी गई थी, जो 324 कर दी गई बाद में। कब की गई? 3 जून 1947 को। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में
कि संविधान सभा के विचारों का औपचारिक दर्शन कहाँ से प्राप्त होता है? 1895 ईस्वी में लिखित स्वराज्य विधेयक से। स्वराज्य विधेयक में संविधान सभा के विचारों का औपचारिक दर्शन प्राप्त होता है। स्वराज्य विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में स्वराज्य विधेयक को तैयार किया गया। संविधान सभा के विचारों का सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? 1934 ईस्वी में एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। एम एन रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1936 ईस्वी में की गई थी। तो संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या मतलब संविधान सभा का से क्या फ़ायदा होने वाला है, इस बात का स्पष्टीकरण लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। कहाँ पर किया गया? लखनऊ अधिवेशन में। कब? 1936 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। संविधान सभा की मांग का प्रतिपादन सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट में किया गया। कब किया गया? नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। संविधान सभा की मांग का प्रतिपादन सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। नेहरू रिपोर्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट लॉर्ड बर्किंग हेड के व्यंग्य के जवाब में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी, जिसमें उन्होंने एक संविधान की रूपरेखा बनाई थी, जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान का ब्लूप्रिंट कहा था उसको। संविधान सभा की मांग का प्रतिपादन नेहरू रिपोर्ट में किया गया है। संविधान सभा के विचार को लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा के विचारों को लोकप्रिय एवं बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। साथियों, यहाँ से ये फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कितनी ही कोशिश कर लें, बिना ट्रिक के साथ इसे याद नहीं कर सकते। आपको ये याद करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉन्ग में चलेंगे तो ही आपका फ़ायदा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहें, कोई स्किप ना करें। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन, जिसके तहत इसका गठन किया गया है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया है, आप इसे याद रखें। इससे पहले क्रिप्स मिशन था, उसके तहत नहीं है। उसमें केवल बात की गई थी पर वो हुआ नहीं था। जो हुआ है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या 389 रखी गई, निर्धारित की गई। चुनाव 296 सदस्यों के लिए कराए गए थे। चुनाव हुए थे 296 सदस्यों के लिए। परिणाम क्या प्राप्त हुआ? परिणाम देखिएगा, 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली, 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, 15 सीटें अन्य पार्टियों को मिली, जिनमें निर्दलीय भी हैं और अन्य पार्टियां भी हैं। टोटल हो गए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इन सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 है। 15 महिलाओं में कुछ प्रमुख महिलाएं हैं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित है, सुचेता कृपलानी है, सरोजनी नायडू है, राजकुमारी अमृत कौर है, इत्यादि। संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य थे। संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। बीकानेर से जसवंत सिंह, मेवाड़ से बलवंत सिंह, जयपुर से हीरालाल शास्त्री, भरतपुर से राज बहादुर सिंह, शाहपुरा से गोकुल लाल असावा, कोटा से दलेल सिंह, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय, अजमेर मेरवाड़ा से मुकुल बिहारी भार्गव, खेतड़ी से सरदार सिंह, मारवाड़ से जयनारायण व्यास,
मुस्लिम लीग ने अपनी कमज़ोर स्थिति को देखते हुए संविधान सभा का बहिष्कार भी किया था। क्यों किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग को इतनी सीटें प्राप्त नहीं हुई थी। आप देख रहे हैं कि 73 सीट प्राप्त हुई है टोटल। 73 सीट किसको प्राप्त हुई है? मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई है। तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष उसे कहते हैं जिसे जनता वोट नहीं देती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिनका चयन करते हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अप्रत्यक्ष प्रणाली है। 10 लाख रुपए की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया। देशी रियासतों के सदस्यों को आपसी सहमति से राजाओं के द्वारा मनोनीत किया गया या चयनित किया गया। किनको? देशी रियासतों के सदस्यों को आपसी सहमति से चुना गया था। पूछ लेते हैं कि देशी राजाओं के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? आपसी सहमति से। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव आपसी सहमति से किया गया था राजाओं के द्वारा। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में अपना एक भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एकमात्र ऐसी रियासत जिसने अपना एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा, वो है हैदराबाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष? क्योंकि एक परंपरा होती है कि बुजुर्ग व्यक्ति को ही पहला अध्यक्ष बनाया जाता है और जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना जाता तो जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है, अनुभवी हैं, उसी को चुना जाता है। इसीलिए इसको अस्थायी बना दिया। फिर 2 दिन बाद में दोबारा बैठक हुई तो फिर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया सर्वसम्मति से। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया। उपाध्यक्ष की बात आई तो H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णाचारी को बना दिया। H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णाचारी। H.C. मुखर्जी का पूरा नाम हरेंद्र कुमार मुखर्जी है। तो द्वितीय बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और उपाध्यक्ष बनाया गया H.C. मुखर्जी को, T.T. कृष्णाचारी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। तृतीय बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है कि संविधान का निर्माण जो किया जाएगा, किन विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी, कौन कौन से विषय रहेंगे, ये सभी जिस पुस्तक में थे उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में किस में कन्वर्ट हो गए? प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गए। बाद में प्रस्तावना में कन्वर्ट कर दिए गए बाद में उद्देश्य प्रस्तावों को। तो उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कब हुए? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किए गए थे और प्रस्तुत कब किए गए थे? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना में बदल गए।
उद्देश्य प्रस्तावों को बाद में संविधान की प्रस्तावना में बदल दिया गया। अब बात करते हैं अपन प्रमुख समितियों की। प्रमुख समिति जिनका संविधान के निर्माण में प्रमुख योगदान था, उन समितियों की अपन चर्चा करते हैं। देखिए 22 प्रमुख समितियां थी, 22 समितियां। सबसे पहली समिति आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष है भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आते हैं। भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष? प्रारूप समिति के। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के जे.बी. कृपलानी। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। ये आपको याद करने, बिना याद किए आपका भला नहीं हो सकता, इसलिए आपको याद करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने थे? अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य में कौन कौन है? एन गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, टी.टी. कृष्णाचारी, एन माधवराज। टी.टी. कृष्णाचारी की नियुक्ति डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद की गई थी और एन माधवराज बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? बी.एन. राव को बनाया गया था संवैधानिक सलाहकार। बी.एन. राव को संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम भी दिया गया था। बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरहरि राव। बेनेगल नरहरि राव बी.एन. राव। माउंटबेटन योजना के कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घट करके 324 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 324 कर दी गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था, तो कुछ सदस्य पाकिस्तान का भी, एक तो पाकिस्तान राष्ट्र बना, एक भारत राष्ट्र बना, इसलिए सदस्यों की संख्या घट गई इसमें। 31 अक्टूबर 1947 को 324 से घट करके 299 रह गई। यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब कब संख्या कितनी कितनी घटती गई। देखिए यहाँ घट गई, फिर यहाँ भी घट गई। आपको ये नोट करते हुए चलना है, क्योंकि जहाँ से संख्या घटी है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया, स्वीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया। सभी शब्दों के समान अर्थ हैं, सभी शब्दों के समान अर्थ हैं। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि पारित, स्वीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित एक ही अर्थ दे रहे हैं। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को पारित किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। कब से मना रहे हैं हम? 26 नवंबर 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। किस तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को
जो संविधान को पारित किया गया था, यदि तिथि के रूप में पूछा जाए तो तिथि क्या है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। कितनी? मिति मार्गशीर्ष, सॉरी मार्गशीर्ष है, ये मार्गशीर्ष है, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता निर्वाचन संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए थे। कब लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को नागरिकता और निर्वाचन संबंधी प्रावधानों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ये डेट है, आपको याद रखनी है कि पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पारित करना अलग बात है, लागू करना अलग बात है। पारित करने से तात्पर्य हमने स्वीकार कर लिया कि हमारा ये संविधान है। लागू करने से तात्पर्य इसके सभी नियम और कानून हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। कब से लागू होते हैं? 26 जनवरी 1950 से लागू हो जाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो कि 165वीं बैठक है, 165वीं बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी अंतिम बैठक। 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी। अंतिम बैठक 165वीं बैठक थी। इस पर 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने किए थे? 284 सदस्यों ने किए थे। कितनी प्रतियों पर किए थे? 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया। किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। अब बात करते हैं अपन भारत के संविधान के ऊपर। भारत का संविधान मूल रूप से किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितने रुपए खर्च हुए? लगभग 63 लाख रुपए खर्च हुए हैं। कितने देशों के संविधान से बना है? 60 देशों के संविधान से ये बनाया गया है। कहने का तात्पर्य अन्य देशों के संविधान से इसमें कुछ भाग लिए गए हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो 395 हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। अब यहाँ से देखने वाली बात यह है कि काफ़ी जगह बुक्स में ये मिलता है कि वर्तमान संविधान कुल इतने हैं कि 470 हैं, 457 हैं, 47 है, जो भी है। ऐसा नहीं है। संविधान मूल रूप से अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन अनुच्छेद ए बी सी डी इस प्रकार से कर करके टोटल 470 काउंट हो जाती है इनकी संख्या। यदि संख्या में अनुच्छेद पूछे जाएं तो आपको बताना है, संख्या में अनुच्छेद पूछे जाएं तो 470 बताना है। यदि भारतीय संविधान में अनुच्छेद पूछे जाएं तो 395 इसका आंसर है। 395 कुल संख्या में पूछा जाए तो 470 करना है, और यदि संविधान में पूछा जाए तो 395 इसका आंसर रहेगा। भाग कितने? 22 हैं, 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पर भाग एक भी नहीं बढ़ा है, 22 की जगह पर 23 नहीं हुआ है। 22 ए बी सी इस प्रकार से बढ़ करके टोटल 25 भाग हुए हैं। कितने हुए हैं? 25 भाग। ए बी सी डी ई इस प्रकार से बढ़े हैं। अनुसूचियां 12 हैं। अनुसूची कितनी है? 12 हैं। अब कल की क्लास का कुछ हम रिवीजन करेंगे, बने रहिए क्लास में। देखिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 कब पारित हुआ था? 2 अगस्त 1858 को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कब पारित हुआ? 2 अगस्त 1858 को।
क्या था ये कि इलाहाबाद से विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि भारत के शासन को अच्छा बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? भारत के शासन को अच्छा बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे? कि भारतीय शासन को चलाने में भारतीयों का योगदान भी हम लेंगे, अर्थात असेंबली में भारतीयों को भी बिठाया जाएगा। अब शासन कंपनी नहीं करेगी, अब कौन करेगा? वायसराय गवर्नर जनरल ही करेंगे शासन। इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ब्रिटिश ताज का शासन भी कहते हैं। गवर्नर जनरल पद को वायसराय पद नाम दे दिया गया था। गवर्नर जनरल पद को क्या नाम दिया गया था? वायसराय पद नाम दिया गया था। और भारत का पहला जो वायसराय बना था वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम सचिव लॉर्ड स्टैनली। अब बात करते हैं अपन भारत परिषद अधिनियम 1861 कब पारित हुआ? 1 अगस्त 1861 को। क्या किया गया? लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो पद्धति प्रारंभ हो गई। पोर्टफोलियो क्या होता है? विभागों का बंटवारा। क्या होता है? विभागों का बंटवारा। विभागों का बंटवारा लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो पद्धति। शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी किया गया। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, 3 स्तरों पर शक्तियों को बांट दिया गया था। अट्ठाईस अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित कर दिया? भारत के साम्राज्य घोषित कर दिया गया। कब? 28 अप्रैल 1876 को। 1 अप्रैल 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार भी दे दिया गया। ये क्वेश्चन है, यहाँ से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892। आपको ऑप्शन में 61 भी मिलेगा, 58 भी मिलेगा, 1909 भी मिलेगा। आपको राइट आंसर करना 1892। सेकंड ग्रेड के लिए विशेष है ये क्लास। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। अब बात करते हैं अपन भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका उपनाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। उपनाम पूछा जाता है, यहाँ से आपको याद रखना है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को तो खुश करना और राष्ट्रवाद की उगते हुए पौधे को नष्ट करना। राष्ट्रवादी भावना के उगते हुए पौधे को नष्ट करना। इस अधिनियम द्वारा कुछ प्रावधान किए गए। क्या किए गए? देखिएगा, सबसे पहला प्रावधान था कि सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। मुसलमानों को किसको दिया गया था? मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन दिया गया था। मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन कब दिया गया? 1909 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1909। आपको कंफ्यूज करेंगे 1909, 1919, 1919 और 1935, तीनों ही कंफ्यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मुसलमानों को दे दिया और 1919 में सिख ईसाइयों को दे दिया। ये देखो, सिख और ईसाइयों को दे दिया 1919 में। इसी प्रकार से 1935 की अपन बात करें तो 1935 में हरिजनों को दे दिया। ये देखो, 1935 में हरिजनों को अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया। मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन कब दिया गया? 1909 में दिया गया। 1919 की बात करें तो भारत परिषद अधिनियम 1919, उपनाम क्या था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। उद्देश्य क्या था?
भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन भी किया गया। किसका गठन किया गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल। द्विसदन से तात्पर्य दो सदन बना दिए गए। पहला सदन केंद्रीय विधानमंडल था जो कि 1853 में बना था। दूसरा है राज्य परिषद जो कि 1919 में बना। ये देखिए, द्वितीय सदन के रूप में राज्य परिषद नामक सदन का गठन किया गया था 1919 में। हाँ, कुछ फैक्ट हैं, देखिए। 1919 में देखिएगा, बात करते हैं अपन 1853 की। 1853 ईस्वी में यहाँ पर था गवर्नर जनरल। यहाँ कौन था? गवर्नर जनरल, सॉरी, वायसराय। वायसराय बैठता था यहाँ पर। यहाँ पर एक सदन बनाया गया था। उस सदन का नाम था केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल। अब बात करते हैं अपन 1919 की। ये 1919 में यहाँ पर कौन बैठा? वायसराय। यहाँ बैठ गया वायसराय। यहाँ कौन हुआ? यहाँ पर हो गया राज्य परिषद। यहाँ पर राज्य परिषद। यहाँ पर कौन? यहाँ पर केंद्रीय विधानमंडल जिसका नाम था हाउस ऑफ पीपुल्स। हाउस ऑफ पीपुल्स। हाउस ऑफ पीपुल्स। ये कब था? 1919 में। 1919 में था ये। फिर बात करते हैं पर 1919 के बाद 1952 की। 1952। 1952 में क्या हुआ? यहाँ पर आ गया कौन? राष्ट्रपति। कौन आ गया यहाँ पर? राष्ट्रपति। फिर दो सदन बना दिए। एक था राज्य परिषद। राज्य परिषद ये कौन सा था? हाउस ऑफ पीपुल्स। हाउस ऑफ पीपुल्स। हाउस ऑफ पीपुल्स। फिर बात करते हैं अपन 1954 की। 1954। 1954। यहाँ पर कौन? राष्ट्रपति। यहाँ पर कौन? राज्यसभा, आरएस। यहाँ पर कौन? लोकसभा। तो राज्य परिषद का नाम राज्यसभा कब पड़ा? 1954 में। हाउस ऑफ पीपुल्स का नाम लोकसभा कब पड़ा? 1954 में। ये यहाँ से फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। प्रांतों में द्वैध शासन
प्रारंभ हुआ कब? 1935 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? सॉरी, 1919 में प्रारंभ हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में प्रारंभ हुआ और अंत कब हुआ? 1935 में अंत होएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में अंत होएगा। 1937 में इसकी समाप्ति होएगी। प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन से तात्पर्य आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय अलग अलग व्यक्तियों को दे दिए गए थे। आरक्षित विषय किसे दे दिए गए? गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी परिषद को दे दिए गए। हस्तांतरित विषय परिषद के सदस्यों के पास रखे गए। भाई जो ऐसे विषय जो जिन पर कानून बनाने का कार्य नहीं है, सामान्य कार्य हैं, वो परिषद के सदस्यों को दिए गए। और ऐसे विषय जिनके ऊपर कानून बनाया जाता है और कानून इम्पोर्टेंट है, तो कानून बनाने का कार्य आरक्षित विषय में रखा गया, गवर्नर उसकी परिषद को दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन 1 अप्रैल 1919 से 1 अप्रैल 1937 तक, 1 अप्रैल 1919 से 1 अप्रैल 1937 तक। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1 अप्रैल 1919 से 1 अप्रैल 1937 तक रहा। एक अप्रैल 1937 तक रहा। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियनों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियनों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष रोस बारकर। महिलाओं को मताधिकार भी प्रदान किया गया। महिलाओं को मताधिकार भी प्रदान किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1952 में। संसद का स्वरूप राष्ट्रपति, राज्य परिषद, हाउस ऑफ पीपल्स। 1954 में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्य परिषद का गठन 1919 में, राज्यसभा का गठन 1954 में। 1919 में संसद का स्वरूप ये था कि गवर्नर जनरल था, राज्य परिषद, विधानमंडल के रूप में हाउस ऑफ पीपल्स। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927, 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति की गई थी। कहाँ पर की गई? लंदन में। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। उपनाम क्या था? सर्वश्वेत आयोग। ये सर्वश्वेत है, ये खेत नहीं है, सॉरी, श्वेत है ये। सर्वश्वेत आयोग इसका उपनाम था। टोटल सदस्य इसमें 7 थे। टोटल सदस्य कितने थे इसमें? 7। सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, हैरी लेव लोशन, डोनाल्ड स्टर्लिन, सर एडवर्ड सेलिस, जॉर्ज वर्टन, हार्टशॉग, रिचर्ड लेन, ये इसके सदस्य थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, साइमन वापस जाओ के नारे लगाते हुए। फिर उन्होंने कहा था कि मुझ पर पड़ी हर लाठी अंग्रेज सरकार के कफन की कील साबित होगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। फिर आता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। बर्किंग हेड के व्यंग्य के जवाब में 10 अगस्त 1928 को लखनऊ अधिवेशन में प्रस्तुत की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा है। ये देखिए लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसने कहा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। क्या था ये? गांधी जी तैयार हो गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य हुआ था ये समझौता। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932। पूना समझौता 25 सितंबर 1932 गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य।
गांधी जी अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। गांधी जी ने अंबेडकर ने हरिजनों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की मांग की थी और गांधी जी उसे प्रदान करने के लिए तैयार हो गए थे। सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया भारत को। फिर बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1935। 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। संविधान का ऋणी भी कहा जाता है क्योंकि वर्तमान संविधान के प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। 321 अनुच्छेद हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 14 भाग हैं। ये लाग नहीं है सॉरी, यहाँ पर है ये भाग। भाग भारत को संघ बनाया गया। संघीय शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अखिल भारतीय संघ बनाने संबंधी प्रावधान किए गए। अखिल भारतीय संघ बनाने संबंधी प्रावधान किए गए। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। फेडरल कोर्ट की एक खास बात थी कि फेडरल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। कहाँ पर? लंदन के प्रिवी काउंसिल में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई है। ये मैंने फैक्ट डाल दिया यहाँ पर नया। 1 अप्रैल 1935 को संघीय बैंक आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, पहला गवर्नर, पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। हरिजनों को चुनाव में अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दासता का घोषणा पत्र और बिना इंजन की गाड़ी कहा है। दासता का घोषणा पत्र क्या? कि जो हमें गुलाम बनाने के लिए मजबूर करता है। और बिना इंजन की गाड़ी, जिसमें टायर तो हैं लेकिन इंजन नहीं है, चलाए तो कैसे चलाए। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा, बरार और अदन को पृथक कर दिया गया। यहाँ पर नगर नहीं है सॉरी, यहाँ पर है बरार। बर्मा, बरार और अदन को पृथक कर दिया गया, भारत से पृथक कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 70% जो हिस्सा है वो इसी अधिनियम का है। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। कब आया था क्रिप्स मिशन भारत? 22 मार्च 1942 को आया था। घोषणा कब हुई थी? 29 मार्च 1942 को घोषणा हुई थी। क्या थी ये घोषणा? ये घोषणा थी कि भारत को उपनिवेश राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारत को उपनिवेश राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। इसका अध्यक्ष था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था। अन्य सदस्य थे लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। टोटल इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्यीय आयोग था ये। इसने क्या कहा कि प्रत्येक प्रांत अपना अपना अलग अलग संविधान बनाएंगे, आप अपना बनाओ, हम हमारा बनाएंगे, इस प्रकार की बात हो गई। इसीलिए इसे अस्वीकृत कर दिया गया था। संविधान सभा का गठन होगा ये इसने बात कही थी, लेकिन हुआ नहीं था। होने वाली बात तो कैबिनेट मिशन कह रहा है। क्रिप्स प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है, ऐसा चेक जिसे भुनाया नहीं जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का चेक कहा है। दिवालिया बैंक का चेक कहा है। बेबेल योजना 1945 में लाई गई। 22 जून 1945 को शिमला सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। अब आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब लाया गया? 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। भारत आगमन हुआ 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से
इसका अध्यक्ष था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसमें कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। रिपोर्ट कब दी गई? 16 मई 1946 को। संविधान सभा के लिए 389 सदस्य चुने गए। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना तय किया गया। 292 सदस्य प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये परिणाम देखिए। 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 208 तो कांग्रेस को मिली, 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली, 15 अन्य को मिली और महिलाओं की संख्या 15 थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार ने संविधान सभा के सदस्यों ने अंतरिम सरकार के रूप में कार्य किया था। इसका अध्यक्ष वायसराय। अध्यक्ष कौन था? वायसराय। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य थे इसमें 15। अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या 15 है। इटली की घोषणा होती है कब? 20 फरवरी 1947 को। जून 1948 से भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी, ये तय किया गया। तो आज की क्लास में हमने कल की क्लास का भी रिवीजन कर लिया है। इसी प्रकार से चैनल में बने रहें, चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।